So we'll be starting with the chapter metals and non-metals. हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? Metals and non-metals. सबसे पहले metals and non-metals के अंदर we'll be starting about the physical properties. कैसी properties? Physical properties. यानी कि अभी इसके अंदर हम कोई chemical reactions वगैरह नहीं पढ़ेंगे. Basic properties हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे, जिसको हम कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ेंगे कि मेटल ऐसा है तो नॉन मेटल कैसा है, उसके लिए कंपैरिजन. ठीक है, चलो ये रहे मेटल्स की प्रॉपर्टी, ये है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी. सबसे पहली चीज, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज करके बनते हैं. मैम समझ नहीं आया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोडियम का. किसका एग्जांपल लेंगे? सोडियम का. सोडियम का सिंबल किसी को याद है? Na. सोडियम का सिंबल क्या है? Na. इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2,8,1. ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा. ऑक्टेट रूल कहता है कि आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये जो है दो तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स बना सकता है. या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो आखिरी शेल में 8 नंबर बन जाएगा ना. तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, या फिर ये क्या करे, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे. अगर इसने 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगी. 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2,8 हो जाएगी. दोनों ही केसेस में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 8. तो यानी कि ऑक्टेट रूल दोनों ही केसेस में फॉलो हो रहा होगा, है ना. अब उसके लिए क्या आसान है? 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे देना? 1 दे देना. यानी कि अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गिव करेगा, डोनेट कर देगा. अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. मतलब फॉर एग्जांपल नेगेटिविटी होती है. अगर मैं किसी को भी अपनी नेगेटिविटी दे दूंगी तो मैं खुद क्या बन जाऊंगी? पॉजिटिव बन जाऊंगी ना. अगर मैं किसी को कुछ अपना नेगेटिव दूंगी तो मैं खुद क्या बनूंगी? पॉजिटिव बन जाऊंगी. कितनी नेगेटिविटी दी है मैंने? 1 इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी है तो 1 पॉजिटिव. अब हमें पता सोडियम में क्या है? मेटल. तो हमने प्रूफ कर दिया कि मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज करते हैं. क्या करते हैं? लूज करते हैं. ठीक है. और क्या फॉर्म कर लेते हैं? कटायंस. क्या फॉर्म कर लेते हैं? कटायंस. मैम कटायंस क्या होते हैं? कट आयंस. कट लगा हुआ है इनके ऊपर पॉजिटिव. ये याद करने का तरीका बता रही हूँ. कटायंस मतलब कट आयंस. ऐसे चार्ज स्पीशीज इनके ऊपर क्या लगाओ? कट. कट वाला क्या है? पॉजिटिव. डन. क्लियर इनफ. तो यानी कि मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं? कटायंस. अब मुझे देखकर बताना ये मैंने मेटल लिखा है कि नॉन मेटल. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज. पोटेशियम मेटल होता है. पहले क्या लिखा था? मैग्नीशियम मेटल होता है. कौन सा मेटल? चलो ये शाबाश. सिल्वर. ये कौन सा मेटल है? सिल्वर. आर्गन तो वैसे भी नोबल गैस है. समझ आ गया. सिल्वर भी हमें पता है मेटल है. तो जिनके भी पास पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या फॉर्म करेंगे? मेटल्स फॉर्म करेंगे. तो मेटल्स फॉर्म कटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इनके पास, तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? कटायंस फॉर्म कर लेते हैं. डन. नॉन मेटल की बात करते हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट. वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. मैम कैसे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं. ऑक्सीजन का लेते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. कितना होता है? 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6. 2,6. अब इसको क्या फॉलो करना है? कौन सा रूल? ऑक्टेट. कौन सा फॉलो करना है रूल? ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या कहते हैं कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. या फिर ये डुप्लेट बना ले. पहले शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले, डुप्लेट बनाए, या फिर बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी शेल के अंदर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. चलो देखते हैं. 6 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर 2 नंबर बना के भी स्टेबल होगा ना. मैंने डुप्लेट भी सेफ होता है. अगर यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर आ जाएगा तो भी ये क्या है? स्टेबल बनेगा.
तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं। अब मुझे तो 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है, नंबर छोटा है, आसानी से ले लूंगी इलेक्ट्रॉन्स। तो ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने। अब मैंने क्या लिया, नेगेटिव स्पीशीज ली है, तो मैं खुद क्या हो गई, और भी नेगेटिव। कितनी नेगेटिव ली है मैंने, 2 नेगेटिव। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, अनायंस फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं, अनायंस, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म करते हैं। कब, जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। जितनी नेगेटिविटी गेन करेंगे उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जितनी पॉजिटिविटी, जितना नेगेटिविटी वापस दे देंगे, किसी और को दे देंगे, लूज करेंगे, उतना ज्यादा क्या आ जाएगा इस पे, पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ? कोई ऐसा बच्चा जो चाहते हैं मैं किसी और मेटल या नॉन मेटल का एग्जांपल देके समझा दूं? नहीं समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन गेन और लूज की कहानी समझ आई सबको? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहे हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, अनायंस। और अनायंस क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, कैटायंस। कैटायंस क्या होते हैं, मेटल्स। इतनी बात समझ आ गई? दूसरा पॉइंट, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आप सिंपल एग्जांपल लो गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड और सिल्वर क्या रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल सॉलिड रहते हैं ना, ठीक है। तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। Hg किसका साइन होता है, मर्क्यूरी का। मैं जान के साइंस लिख रही हूँ आपके आगे, ताकि आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये साइंस के थ्रू याद हो जाए। तो Hg किसका साइन होता है, मर्क्यूरी का। किसका, मर्क्यूरी का क्या साइन है, Hg। तो एक्सेप्ट मर्क्यूरी आपको आएगा नेम सॉलिड मेटल। तो कोई भी मेटल बोल देना, सारी मेटल सॉलिड है ना लगभग। गोल्ड बोलो, सिल्वर बोलो, सोडियम बोलो, मैग्नीशियम बोलो, कॉपर बोलो, आयरन बोलो, कोई भी मेटल बोलो, बट ऐसा मेटल जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे, मर्क्यूरी। आई बात समझ? सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती हैं। सॉलिड जैसे कि कार्बन। मैम कार्बन कैसे, कोल है, कार्बन की फॉर्म है, कार्बन ही है ना उसमें मैक्सिमम कंटेंट। और छोड़ो, आपकी पेंसिल के ऊपर जो सिक्का लगा होता है ग्रेफाइट है, जिससे आप लिखते हो पेंसिल से, ऊपर क्या लगा होता है, जैसे ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है पेंसिल के ऊपर, ये क्या लगा हुआ है, ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट किसकी फॉर्म होती है, कार्बन की फॉर्म होती है। डायमंड, डायमंड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, किसकी फॉर्म है, कार्बन की ही फॉर्म है। डन। लिक्विड, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये आपको अलग से पूछ लेते हैं वो बार बार अलग से, कि एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे, और एक ऐसा मेटल भी बताओ। तो मेटल में एग्जांपल मर्क्यूरी बोल देना, नॉन मेटल में एग्जांपल ब्रोमीन का बोल देना, Br। जिस बच्चे ने इसको B लिखा वो गलत हो जाएगा, यहीं पे B बोरॉन के लिए होता है, Br होता है ब्रोमीन। प्लीज़ ये गलतियाँ मत करना पेपर में, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि ये गलतियाँ पेपर में होती हैं। B इज फॉर बोरॉन। बोरॉन जो होता है वो एक मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तुमने 9th में पढ़ा होगा, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है। दोनों की कुछ बीच की प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ मेटल की आई होंगी, कुछ नॉन मेटल की आई होंगी, दोनों से सिंक नहीं कर रही हैं, अलग अलग उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड। गैसेस में एग्जांपल ऑक्सीजन है हम लोगों के पास, सबसे बड़ा एग्जांपल अभी मैंने आपको ये समझाया है, एक नॉन मेटल है, गैस होते हैं ऑक्सीजन। आगे बात समझ, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, हार्ड रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तुम्हें अलग से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नेम द मेटल्स दैट कैन बी कट बाय अ नाइफ। तो कट बाय अ नाइफ के अंदर सोडियम पोटेशियम है, आपकी बुक के अंदर मैग्नीशियम भी लिखा हुआ है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो आपको हाईली रिएक्टिव मेटल्स के नाम कौन से, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको नाइफ से भी कट करा जा सकता है। दूसरा, ये हाईली 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 रिएक्टिव होते हैं, तो इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, नेम द मेटल्स विच आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल एंड वाई। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम अंडर केरोसिन रखते हैं, अंडर केरोसिन ऑयल रखते हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन, सोचो अगर ये मेरा मेटल है, अब मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, केरोसिन ऑयल के अंदर डाल दिया, अब इसने क्या करा, एयर की डायरेक्ट सप्लाई काट दी,
पानी की मॉइस्चर की डायरेक्ट सप्लाई काट दी। अब ना पानी है ना एयर है, मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, सेफ रहेगा, नॉन रिएक्टिव रहेगा, अभी रिएक्ट नहीं करेगा। मैम इसको ओपन में रख दो, ओपन में रख दूंगी, क्या हुआ, एयर है बाहर, मॉइस्चर है, ये हाईली 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 रिएक्टिव है, उसी टाइम क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। इनफैक्ट सोडियम और पोटेशियम को डायरेक्टली जब आप लोग लैब्स में काम करते हो तो सोडियम पोटेशियम को कभी सिंक में नहीं हम आप लोग को कहा जाता है कि सीधा मत डालो, क्योंकि ये फायर कैच कर सकते हो उसी टाइम, ये इतना वायलेंटली रिएक्ट करता है एयर और वाटर से। आई बात समझ, सोडियम पोटेशियम की कहानी समझ आई, ये क्वेश्चन समझ आया तुम्हें, अगर बोर्ड्स के अंदर या स्कूल के अंदर आएगा तो लिख लोगे, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड कैन इजीली कैच फायर। ये आपकी स्टेटमेंट आपको पूरे नंबर दिलवा देगी, ठीक है, आई बात समझ। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मेटल्स की, दीज आर ब्रिटल एंड सॉफ्ट, इजीली ऐसे टूट जाते हैं, एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। डायमंड एक ऐसा, डायमंड की बात मैम हमारे पीरियोडिक टेबल में तो डायमंड नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो, हेलो इधर देखो सारे, डायमंड जो है मैम हमारे पीरियोडिक टेबल में तो कहीं डायमंड नहीं लिखा, ग्रेफाइट नहीं लिखा, तो इसकी बात क्यों नहीं है डायमंड ग्रेफाइट के अलग अलग से। देखो हमारे पास 4th चैप्टर के अंदर एक पूरा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर हम इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन जो है बहुत ही अबंडेंटली अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है इन्वायरमेंट के अंदर। कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे बकमिस्टर फुलरीन्स हैं हमारे पास, उसका फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। बट आप इतना सिंपली समझ लीजिए, जो कार्बन है वो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है, उसकी 2 मेजर फॉर्म्स कौन सी हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो जब मैं डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात कर रही हूँ, आई एम इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट कार्बन। आई बात समझ आ रहा है सबको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मैंने कहा सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं भाई, इनका वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बड़ा लो सा है, फटाफट से कैच भी कर लेंगे फायर, केरोसिन के अंदर रखना पड़ेगा, सॉफ्ट इतने की नाइफ से ही कट हो जाएंगे। नॉन मेटल्स आर हैविंग लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इतना हार्ड हमने पढ़ा ना, सारे नॉन मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड हार्ड है, इनफैक्ट कुछ टाइम पहले हार्डेस्ट सब्सटेंस था, तो डायमंड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई रहता है। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब समझते हैं, अगर आप कोई मेटल हो, फॉर एग्जांपल गोल्ड या सिल्वर की बात करो मेटल्स में, उनको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट करा जा सकते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता तुम लोग को, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन आएगा, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे केरोसिन वाला एक इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन था, वैसे अभी बताती हूँ, इससे भी आता तुम्हें मैलिएबल एंड डक्टाइल टॉपिक से। तो आप लोगों का मैलिएबल होता है मेटल, मैलिएबल का मतलब जो मेटल है उसको शीट्स में कन्वर्ट करा जा सकता है, पतली पतली। अब मैं कार्बन ले आऊंगी, डायमंड ले आऊंगी, उसको पतली सी शीट में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। जबकि हमारे पास ये जो मेटल्स है, जैसे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो एग्जाम्पल के अंदर, वो क्या है, हाईली मैलिएबल है, उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैलिएबल का मतलब एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। जब मैं शीट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसका मतलब वो क्या है, वो मैलिएबल है। क्या है, मैलिएबल। हाँ हाईली, कुछ हद तक तो मैलिएबल है ना, डायमंड को तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो क्रश ही हो जाएगा ना उसी टाइम। डक्टाइल, डक्टाइल मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, पतली पतली वायर्स के अंदर इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, 1 ग्राम गोल्ड को अगर मैं थिन वायर के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकती हूँ। 1 ग्राम गोल्ड जो है, इतना गोल्ड इतना मैलिएबल डक्टाइल है, इतना डक्टाइल है कि 1 ग्राम गोल्ड से मैं कितने लंबी वायर बना सकती हूँ, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकती हूँ। आगे बात समझ। नेक्स्ट है ये सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है, मंदिर की घंटी बजाइए, सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग। सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग। तो अगर मैं मंदिर की घंटी जो है फॉर एग्जांपल किसी नॉन मेटल से बना दूंगी तो वो टंग 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 नहीं करेगी। 2 मेटल्स को करोगे, आवाज़ आ रही है तुम्हें, क्यों, क्योंकि 2 मेटल्स साथ में अगर जब बजेंगे तो क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। 2 नॉन मेटल्स इतनी ईजिली नहीं करेंगे प्रोड्यूस। नॉन मेटल्स की बात करें, ना ही ये सोनोरस है, ना ही मैलिएबल है, ना ही ये डक्टाइल। डन। नेक्स्ट मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होते हैं। क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी। आप देखो गोल्ड सिल्वर शाइनी है,
नॉन मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी नहीं होते, दे आर नॉन लस्ट्रस, दे आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन को प्रायोरिटी पे रखना आंसर के अंदर। तुम्हें पूछेगा वो कि नॉन मेटल ऐसा एक बताओ जो कि लस्ट्रस हो, नेम अ लस्ट्रस नॉन मेटल। मैं बार बार इस पर क्यों एम्फोसाइज कर रही हूँ, क्योंकि पेपर के अंदर ना तुम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, तुम देखो लस्ट्रस वहाँ पे पूछा तो मेटल, तुम नॉन मेटल के अंदर, क्योंकि तुम्हें होता है कि एक्सेप्शन ही पूछेगा टीचर। तो तुम्हें टीचर तुम्हारी बातों को जानता है, तुम्हारे दिमाग को जानता है, तुम्हारी साइकोलॉजी जानता है, वो जानता है कि तुम ऑलरेडी आंसर इतना रट के आए हुए हो, तो वो तुम्हें रटे हुए आंसर पे जैसे ही क्वेश्चन बना के देता है, तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से होशो-हवास में सुनना है। आई बात समझ? हमारे पास नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि वो शाइन नहीं करते एक्सेप्ट आयोडीन। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल का सिक्का होता है, आप कभी उसको ऐसे ऐसे रब करना इसके ऊपर, नोटबुक के ऊपर, तो आपको हल्का हल्का शाइन शाइन सब दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसे में पेन से नहीं दिखेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ना एक बच्चा था, पिछले साल किसी के स्कूल में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक लस्ट्रस नॉन मेटल बताओ, और उस बच्चे ने ना डायमंड आंसर लिख दिया। डायमंड शाइनी है, उसको तो देख लो, इनमें से कोई नहीं था, तभी वो वहाँ है। इनमें से कोई था जिनको मुड़ के देखा। देखो तुमने ना तुम्हें उस बच्चे ने क्या करा, उस बच्चे ने लिखा कि डायमंड जो है वो शाइनी है। पॉइंट तो है, हम जो डायमंड पहन रहे हैं वो तो शाइनी ही है ना। तो उसने लिख दिया कि लस्ट्रस नॉन मेटल के अंदर आंसर डायमंड फॉर्म ऑफ कार्बन। अपनी तरफ से उस बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा था, बट टीचर तो गलत करेगी ना। क्यों? क्योंकि डायमंड कितना शाइन कर रहा है, शाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो डिपेंड करता है उसके कट्स पे। डायमंड की कटिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितना शाइन कर रहा है। क्यों कटिंग पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि डायमंड जो है ना आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आपको ना अगर आप किसी ज्वेलर पे जाओगे तो वो अगर उससे पूछोगे कि डायमंड्स के बारे में, तो वो कहेगा, अगर अच्छा डायमंड है, महंगा डायमंड है, तो वो बोलेगा कि वो हार्ट्स एंड एरोज का पीस है। हार्ट्स एंड एरोज का पीस होने का मतलब उसकी कटिंग इस तरह से हो रखी है कि वो मैक्सिमम लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैम वो सस्ते डायमंड भी तो मिल जाते हैं ना, डायमंड तो सस्ता भी मिलता है, महंगा भी मिलता है। अब वो सस्ते डायमंड वाला में क्या होता है, उसकी कटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो मैक्सिमम लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। मैम आई बात समझ? तो डायमंड इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि डायमंड की कटिंग पे डिपेंड करता है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, उसकी नेचर नहीं है अपनी खुद की रिफ्लेक्ट करनी। आई बात समझ? मेटल्स कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों के पास एक एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक के अंदर बनाया हुआ, उसमें आप लोगों ने क्या किया हुआ है कि 2 एक्सपेरिमेंट है, आपको दोनों एक्सपेरिमेंट समझा रही हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि आपने एक पूरा सर्किट बनाया है, उसके अंदर जो वायर है, फॉर एग्जांपल किसी भी मेटल की डाल दी है, कॉपर की डाल दो, एल्यूमिनियम की, तुम्हें भी पता है कि जो वायरिंग हो रखी है हमारे पूरे घर में वो कॉपर की एल्यूमिनियम वायर्स की ही होती है। तो कॉपर एल्यूमिनियम वायर के साथ आपने वायरिंग कर दी उसकी, आपने देखा जो बल्ब था वो ग्लो कर गया। तो बल्ब ग्लो कर गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब मैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट का भी आंसर तुम्हें बताऊंगी क्यों, पहले इसका सुनो। दूसरा है, मेटल्स जो है वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं। हीट कंडक्ट करने का मतलब क्या? हीट पास ऑन करते हैं। मैम मतलब सिंपल एग्जांपल समझाऊं तुम्हें, कभी घर में कड़छी चलाइए, अगर उसको ऐसे ही रख दोगे ना कड़छी को, तो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगी, उसको टच करोगे हाथ जल जाएगा। क्या हुआ? कड़छी के ऊपर तो हीट नहीं आ रही थी, कड़छी जो थी बस वो पतीले के साथ लगी हुई थी, तो वो पूरी कड़छी जो थी वो गर्म हो गई। क्यों? क्योंकि हीट क्या थी, वो आगे पास ऑन कर पाई थी, कंडक्ट कर पा रही थी। आई बात समझ? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका एक तुम लोग की बुक के अंदर एक एक्टिविटी है, सुन लो। आपने कैसा स्टैंड लिया है, दिख रहा है आपको शामू फिर? स्टैंड, हाँ जी दिख रहा है। ओके, हमने ना यहाँ पे मेटल की एक रॉड लगाई, ध्यान से सुनना। हमने एक मेटल की क्या करी, रॉड लगाई। यहाँ पे वैक्स के साथ हमने एक आयरन नेल चिपका दिया। क्या करा? वैक्स के साथ एक आयरन नेल चिपका दिया, और हमने एक बंसन बर्नर लिया और यहाँ पर हमने हीट देनी शुरू की। अब यहाँ पर हीट देनी शुरू करी, क्योंकि ये एक मेटल था तो हीट क्या हुई, आगे कंडक्ट होती रही।
अब ये नेल किससे जुड़ी हुई थी? एक वैक्स से। हीट के कारण वैक्स से गई, पिघल गई, पिघलने के कारण ये आयरन नेल गिर गई। जैसे ही आयरन नेल पिघली मुझे समझ आ गया कि हीट क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। कैसे पता चला? देखो भाई हीट मैंने यहाँ दी थी पर वैक्स यहाँ वाली पिघल गई, इसका मतलब हीट क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है, कंडक्ट हो पा रही है। आई बात समझ? एक्सपेरिमेंट समझ आया? हीट कैसे कंडक्ट हो रही है समझ आया? मैंने इस पॉइंट पे हीट दी पर वो आगे तक चली गई, वैक्स पिघलने के कारण मेरी नेल नीचे गिर गई। यहाँ से हमें पता चला कि मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ? अब बात करते हैं यहाँ पर मेटल्स की। मेटल्स के अंदर हमारे पास सिर्फ लेड एक ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। पीबी उसका साइन होता है, सिंबल होता है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो एक क्वेश्चन आता है, ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल स्टिल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन व्हाई। ये तुम्हें इस चैप्टर में नहीं आता है डिटेल में, वैसे 4th चैप्टर में पूछा जाता है, बट फिर भी बता रही हूँ। क्या नाम है इसका? सोना नहीं है, क्या नाम है जरा? एकम सोना नहीं है। भक्ति सो रही है आज, एकम भी सो रहा है आज, अर्श भी सो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। तुम्हें नींद आ रही है, बोर हो रही हो बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, अभी क्लास के बाद टेस्ट अभी बस ये सारी प्रॉपर्टीज विद एक्सेप्शन तुमसे सुनूंगी। जो गलत बोलेगा वो यहाँ जमीन पे बैठ जाएगा बाहर बिना पंखे के। तो वो यहाँ बैठ के भी तो आंखें बंद ही कर रहे हो, नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा? वीडियो तो है ही तुम्हारे लिए। चलो, ग्रेफाइट का समझते हैं कि क्यों ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? कैसे? 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। पता है कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। वेरी गुड। लक्ष्य के अलावा सबने सोना है ना बेटा आज, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4। देख लो, ज़्यादा चुप रहोगे तो तुमसे ही पूछ लूँगी, इसलिए जो सामने वाला आंसर बोल रहा है ना उससे थोड़ा जोर से बोल दिया करो, नहीं तो तुमसे पूछ लूँगी और तुम्हें नहीं आता है। मतलब कैसे करें? हाँ जी बता रही हूँ। ये 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको ऑक्टेट रूल पूरा करना है। ऑक्टेट रूल कैसे पूरा कर सकता है? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। 4 इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा मैम? 2 नंबर बन जाएगा। 2 नंबर वाला भी स्टेबल होता था, मैंने ऑक्सीजन में भी समझाया था। या ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? ले ले। अब ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन दे पाता है। ठीक है, अब क्यों नहीं ऐसा कर पाता वो हम लोग 4th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आगे, इसको आगे डिस्कस नहीं करते। सिंपल इतना समझते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ना दे पा रहा है ना 4 इलेक्ट्रॉन ये ले पा रहा है। तो ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। क्या करता है? शेयर कर लेता है। आई बात समझ? तो ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल बॉन्ड बना लेता है शेयरिंग से। शेयरिंग कैरिंग वाले बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, 4 बॉन्ड बना लेता है। अब ग्रेफाइट क्या है? कार्बन की एक फॉर्म है, तो मैं इसको कार्बन से ही समझती हूँ। ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि ये तुम लोग को 4th चैप्टर में भी आएगा और मैं तुम्हें तब कहूँगी मेटल और मेटल में हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ग्रेफाइट के केस में क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड कर लेते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पाई बॉन्डिंग में चल जाता है। मैम पाई बॉन्डिंग सिंपली ऐसे समझ लो कि फ्री घूमने लग जाता है। ऐसी शीट होती है ग्रेफाइट की, जो हमारा 4th इलेक्ट्रॉन तो शीट पे ऐसे घूमने लग जाता है। घूमने लग गया, 3 इलेक्ट्रॉन था ना, पाई बॉन्डिंग थी, सिंगल बॉन्ड नहीं था, डबल बॉन्ड वाले में आ गया था। तो ऐसे घूमी जाता। कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी की फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। आई बात समझ? क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। क्या नहीं होते? हाँ नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ अनायंस फॉर्म करने हैं बेसिकली। आगे बात समझ? कोई दिक्कत? ग्रेफाइट की कहानी समझ आई? तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है? क्योंकि उसके 4 की जगह वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3 बॉन्ड बना रहे हैं, और चौथा बॉन्ड उसका पाई बॉन्ड बनता है। पाई मतलब ये वाला पाई देखा ही होगा तुमने कभी, 2 पाई आर वाला पाई बना लेता है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड बनाता है, ऐसे गोल घूमने वाला बॉन्ड बना लेता है। उसके कारण वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। समझ आई? अब एक क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बोला था कि तुम्हें मैलिएबल डक्टाइल वाले क्वेश्चन से आते हैं, टॉपिक से आते हैं। सुनो वो क्वेश्चन क्या आता है? तुम्हें बोला जाता है गोल्ड एंड सिल्वर आर यूजुअली यूज्ड टू
make jewelry. Explain why. Because gold and silver are highly malleable, ductile and lustrous metals. Hence they can be drawn into various shapes and figures and are used to make jewelry. गोल्ड में corrosion कम होती है। कम रिएक्टिव होते हैं, वैसे ये रिएक्टिव भी कम होते हैं। गोल्ड तो बहुत ही कम रिएक्टिव है। गोल्ड, प्लैटिनम, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सिल्वर कुछ हद तक सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए वो ना कुछ टाइम बाद आपकी जो चेन होती है ना वो काली पड़ जाती है, जो मूर्तियाँ होती है ना चांदी की वो काली पड़ जाती है। वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर की एंडिंग वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये याद करो फटाफट से और सुना दो फिर एक बार। फिर हम लोग करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, कोटिंग हो रखी है अच्छी बात है, कुछ बुरा नहीं है इसमें। ये भी 92% वाली सिल्वर है और सल्फर के साथ कम रिएक्ट होगी, मतलब साबुन सुबुन नहीं होगा। क्योंकि मतलब स्वेटिंग का भी डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। कईयों के स्वेट के अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हो जाता है। जैसे मेरे भाई की चेन कभी काली नहीं होती, मैं चांदी की चेन पहनूँ तो फटाफट काली हो जाती है। हाँ, जो हम लोग का स्वेट आता है उसके अंदर सॉल्ट की आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के कारण हो जाती है। ठीक है, ये फटाफट से याद करो और फिर हम अपन लोग क्या करेंगे फटाफट से बताओ, क्वेश्चन पूछेंगे, फिर अपन लोग रिएक्शंस करेंगे।